हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा हम अपना करने वाले हैं पास पेपर सोल्व। तो हमारे पास है क्लास 9 2018 फैसलाबाद बोर्ड, और पहले हम करेंगे एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, और फिर जाएंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें बेटा, अगर आप इनको अच्छे तरीके से सोल्व कर लेते हैं, अच्छे तरीके से आप इनको इनहेल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज बताया जाएगा कि एक एक चीज को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो आपको जस्ट और जस्ट अपना कॉपी पेन लेना है, इनको ट्राई करना है, दोबारा दोबारा पहले खुद सोल्व करके देखना है, फिर मेरे बाद करने के एक या दो दफा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेहनत करनी होगी बेटा। ठीक है, अब ये जो टाइम चल रहा है आपका, लगभग 20-25 दिन रहते हैं पेपर्स में, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। और ये आप समझ लें कि पूरा आपका ये जो एक साल है, पूरा इसकी क्या यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है उसका एंड है, रिजल्ट अब ऐड होगा। तो खूब दिलो जान से जोर लगाइए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अपने पास पेपर सोल्व करके देखिए कि किस तरह का आपका पेपर सोल्व करने का लेवल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इतनी मोटिवेशन के साथ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ठीक है, 4 मल्टीपल चॉइस हमें दिए गए हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन सा हमारे पास सबसे छोटा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन सबको आप ग्राम्स में लेके जाएं। तो ये तो पहले ग्राम में है, देखिए इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करें तो ये देखें 0.01 ग्राम। ठीक है, अब देखें यहाँ से डेसिमल पॉइंट इशारिया हटाएंगे तो यहाँ पे 001, और यहाँ पे पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाते हैं बेटा, और 2 डिजिट है 20, तो ये आ गया 1/100 ग्राम। और अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/100 को लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साथ में ग्राम और ये नीचे पॉजिटिव है और ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास है 10⁻⁻² ग्राम या मल्टीप्लाई 1⁻² ग्राम। इसी तरह हम ग्राम में करके सबको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब दूसरे की तरफ आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड मिली। ये क्या लिखा हुआ है, मिली। ठीक है, MILLI मिली। और मिली आपको पता है कि MILLI मिली जो कि होता है 10⁻³ के बराबर होता है। ये जो m होता है यहाँ पे, ये बराबर होता है 10⁻³ की। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा नंबर 10 मल्टीप्लाई मिली की जगह 10⁻³ मिलीग्राम। ये देखें, ये ज्यादा छोटा नंबर है तो इससे तो ये छोटा हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे फिर से 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻² मल्टीप्लाई मिली को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ और यहाँ पे ग्राम का ग्राम। तो ये देखें, ये पावर -3 और 2 यहाँ पे ऐड होकर रह जाएगी पावर -1 ग्राम, तो ये भी छोटा नंबर है। ठीक है, लेकिन इससे भी छोटा कौन सा है, ये है, तो ये भी नहीं बनता हमारा। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5000, तो 5000 को हम लिख सकते हैं बेटा इसमें साइंटिफिक नोटेशन में 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यहाँ पे नैनो, बेटा नैनो जो होता है हमारा वो होता है 10⁻⁹। तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁹ ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, देखें -9 और जमा 3 -6 आ गया। ठीक है, ग्राम। तो सबसे छोटी जो वैल्यू है हमारी बेटा ये है ऑप्शन ए। इसको दिल खुश करके टिक करें। क्यों? क्योंकि देखें सबसे जितना पावर में ज्यादा माइनस वर्ड आता है, आपने पढ़ा हुआ है सारा, उतना ज्यादा नंबर ज्यादा छोटा होता है। देखो सबसे छोटा हमारा ये है, अगर ये ना होता तो उससे छोटा ये होता, अगर ये भी ना होता तो उससे छोटा ये होता, ये भी ना होता तो उससे छोटा ये होता। तो ये था हमारा फर्स्ट मल्टीपल चॉइस। अब हम देखते हैं अपना सेकंड मल्टीपल चॉइस। चलिए जी बच्चों, तो हमारा सेकंड मल्टीपल चॉइस है द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, या स्पीड कहते हैं। देखें बेटा, हमारे पास एक गाड़ी है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी आप फुटबॉल ले लें, पेंसिल ले लें, कुछ भी ले लें। देखें एक पोजीशन ये है उसकी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यहां से जब वो ए पोजीशन से यहां कहीं बी पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, आप चाहे यहां पे ले जाएं किसी सी पोजीशन पे, तो जब उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, पहले वो यहां पे था, यहां पे रुका हुआ था फुटबॉल, यहां पे चला गया अब। ठीक है, तो जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तो वो जो पोजीशन में चेंज है उसको, जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पोजीशन का चेंज होना टाइम के लिहाज से, या वैसे भी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ ऐड हो गई, तो पोजीशन चेंज होना मतलब उसका क्या पाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन टिक होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट बन रहा है। ठीक है जी, चलें जी बेटा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड इन द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो न्यूटन का लॉ कब वैलिड होगा, तो बेटा देखें हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनटिल जब तक उसके साथ बाहर से कोई छेड़खानी ना की जाए। मतलब जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगी तब तक हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉक्स है या कार है, आप कार बना लें बेशक, ठीक है, प्यारी सी, ओके, तो जब तक इसके ऊपर यहां पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स क्या है,
जीरो इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। तो जब नेट फोर्स जीरो होगी तब हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होगा, वैलिड होगा। मतलब कि वो चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जैसे हमारी चेयर पड़ी हुई है कमरे में, ठीक है, हमारा और चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, अगर वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इतनी स्पीड फिक्स की हुई है कांस्टेंट, तो इतनी ही स्पीड से वो आगे मूव करती रहेगी। हाँ, अब देखो फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर मान लें यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स थी, ठीक है, एक इंडिविजुअल फोर्स, एक इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल फोर्स। अगर हम इसको हटा भी दें तो हो सकता है आगे की तरफ इंजन कोई और फोर्स लगा रहा हो गाड़ी की, या हो सकता है यहां से हटाइए यहां पे कोई और फोर्स लग रही हो। तो जब वो फोर्स लग रही होगी तो न्यूटन का लॉ फर्स्ट वैलिड नहीं है, मतलब उसकी स्टेट क्या नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब वो रेस्ट में नहीं रहेगी। यहाँ अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। यहाँ उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, यहाँ एक ही डायरेक्शन में सीधी जा रही थी इस तरह, तो अगर यहां से इस तरफ हम खींचें, इस तरफ फोर्स लगा दें, तो एक फोर्स को हटाने से कुछ नहीं होगा, टोटल सारी की सारी फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास कोई बुक है या बॉक्स है, अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स इस तरफ लग रही है तो 10 न्यूटन फोर्स ही इस तरफ लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स कट हो जाएंगी, एक दूसरे के मुखालिफ है, तो एफ नेट जो आएगी वो हमारी बेटा आएगी जीरो के बराबर। तभी हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। अब देखो फ्रिक्शन जीरो, वही बात कि जब कोई चीज चलती है, अगर कोई चीज हमने अपने टेबल टूबल के ऊपर ये बुक रखी हुई है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगी, फ्रिक्शन फोर्स एफ पीछे की तरफ लगेगी, ठीक है, एफ आर फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम इसको भी हटा दें तो हो सकता है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लग रही हो, हवा की फोर्स पीछे की तरफ, जो कि बाइक के ऊपर जब रेस देते हैं ऐसे पीछे को लगती है, ठीक है, हो सकता है वो वाली फोर्स हो, तो इससे भी काम नहीं चलेगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाली। अच्छा, अब मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है बेटा P इक्वल टू एम वी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है स्पीड के साथ, ठीक है, तो यहां पे मान ले उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, क्या है उसकी वेलोसिटी, कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब कि उसके ऊपर एफ नेट तो जीरो है। सर ये भी तो हो गया एफ नेट जीरो, तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी बेटा। कैसे नहीं चेंज करेगी, अगर वो हमारा रॉकेट वगैरह है, क्या वो रॉकेट है जिसके नीचे से गैसें निकलती हैं, जब वो क्या होता है, बताएं बताएं क्या होता है, जलता है। अच्छा, अब उसका ये तो हो सकता है ना मास चेंज हो, जब वो मास चेंज होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी इन द एब्सेंस ऑफ मोमेंटम, अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो या मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो मोमेंटम जीरो हो, तो इसका मतलब भी क्या है कि वहां पे एफ नेट क्या होगी, जीरो। एफ नेट जीरो होगी तो उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं ना होगी। ये देखिए, ये मेरे पास कोई बॉक्स या कोई यही लगा ले रॉकेट पड़ा हुआ है, अगर इसका मोमेंटम देखें P इक्वल टू एम वी। अब देखिए अगर इसका ये वेलोसिटी बराबर है जीरो के, तो वेलोसिटी जीरो के बराबर है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब क्या कि वहां पे पीछे एफ नेट क्या है, जीरो। तो ठीक है, इसमें से ये ऑप्शन भी करेक्ट बनता है और मिनिमल ये भी बनता है, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है उसके मुताबिक एफ नेट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए, एफ नेट की कुछ ना कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं आगे। चले जी, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस, वो क्या पैदा करती हैं, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखें, दो इक्वल फोर्सेस हैं, इक्वल मतलब उनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब अगर एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 है बेटा, ये भी कितनी है, 10 न्यूटन है अगर, तो ये भी कितनी है, 10 न्यूटन है। ये 50 न्यूटन, तो ये भी कितनी होगी, 50 न्यूटन होगी, ठीक है। बट अनलाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब कि अगर F1 ऊपर की तरफ लग रही है तो F2 नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, यहां पे हमने एक रोड ले लिया, ठीक है। अब यहां पे F1 फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 1000 न्यूटन, ठीक है। अब ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब अगर ये फोर्स यहां पे हम लगा रहे हैं हाथ से, तो इस लाइन में लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे इसको फेंक रहे हैं, मतलब ये हमारा रोड है तो ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी फोर्स लग रही है ऑपोजिट, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट, यानी वो यहां पे इस तरफ तो बिल्कुल नहीं लग रही, डिफरेंट है। वो हो सकता है यहां पे लगे, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो, वो हो सकता है यहां पे लगे नीचे, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो। तो तब क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा, कपल बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। तो ये चीज बतानी है। अब देखिए बेटा, यहां पे आपको अभी फील हो जाएगा, यही वो हमारा सेम रोड है, ठीक है, फुटा वगैरह है। अच्छा, ये इसका सेंटर है, मान लें हमने F1 फोर्स लगाई यहाँ पे, और आपको फील देने के लिए यहाँ पे क्या देते हैं इसको, 50 न्यूटन, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ऐसे क्यों। अच्छा, अब दूसरी तरफ हमने फोर्स लगाई यहाँ पे F2, वो भी कितनी है, 50 न्यूटन है, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ये है।
अच्छा अब बेटा देखो यहाँ पे क्या पैदा होगा, कपल पैदा होगा। ये देखो ये फोर्स इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगी ऐसे, और ये फोर्स इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगी ऐसे, जैसे हमारा कार का क्या होता है, स्टीयरिंग होता है ऐसे, ठीक है। ये देखो ये ऊपर की तरफ फोर्स, ये नीचे की तरफ, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे ये है, ये इसके ऊपर, और इसका यहाँ पे ये है, ऐसे सेम नहीं है, वरना तो वो रोटेट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये घूमेगा, तो ये बनेगा हमारा कपल, जैसे कार का स्टीयरिंग होता है, ठीक है। ओके, और यहाँ जैसे वो झूला होता है ऊपर नीचे वाला जिसको सीसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी पैदा होगी वो प्रोड्यूस होगी, कपल पैदा होगी बेटा, ठीक। आई होप यू गेट इट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस की तरफ। चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिटल सैटेलाइट, ठीक है। हमें पता है ये हमारी गोल ऐसे अर्थ है, ये इसके इर्द गिर्द यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, घूम रही हैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। तो जब ये घूमेगी इस तरफ ऐसे मूव करेगी, यहाँ पे पहुंचेगी तो ऐसे मूव करेगी, यहाँ पे पहुंचेगी तो ऐसे टेंजेंशियल मूव करेगी, तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, वो फाइंड करनी है। वो क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। तो देखें बेटा, इसके लिए हमारा फार्मूला आता है v इक्वल्स टू g इंटू आर, और यहाँ पे इसका अंडर रूट, ठीक है। और r यहाँ पे जो होता है हमारा जमीन का रेडियस होता है, यहाँ तक जमीन का रेडियस होता है r इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर रेडियस होता है। 6400 किलोमीटर जिसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 6.4 10 की पावर 6 मीटर। वैसे ये कितना होता है, ये होता है 6400 किलोमीटर। जब इसको चेंज करेंगे तो ये यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लेके हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पे जब किलो का भी 10 की रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये हमें पता है हमारा कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा जब इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इसकी क्या आएगी, स्पीड आएगी। क्या आएगी, स्पीड आएगी। चलिए चेक करते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज रखें v इक्वल्स टू, यहाँ पे g की जगह 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अंडर रूट। अब देखें यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7, और यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अब ये देखो ये स्क्वायर से ये मीटर अंडर रूट कट गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, तो बाहर आ गया मीटर पर सेकंड। जब बेटा आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकंड, जो कि बनती है 8000 मीटर पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8000 मीटर, ये ऊपर जाके पर सेकंड। तो हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पे 8। तो आपने ये याद रखना है, कई दफा एमसीक्यू में ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या रिलेशन है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने का, तो v इक्वल टू जी आर, ये वहां पे आपकी जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है उसके अंदर दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी, पावर, फोर्स या मोमेंटम, ठीक है। देखो बेटा जब भी कहीं पे वर्ड यूज हो जाए हमारा रेट, क्या यूज हो जाए, रेट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क डन ओवर टी टाइम, यानी टाइम के लिए आते कितना वर्क डन हो रहा है। इसी तरह जब हम पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो कितना चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी बोल रहे थे। इसी तरह द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऊपर टाइम नीचे। तो जहां पे भी फिजिक्स में कहीं पे रेट लिखा है तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है उसके नीचे हमने क्या लगाना है, टी टाइम फैक्टर लगाना है, ठीक है। अब देखिए द रेट ऑफ चेंज इन वर्क डन इज कॉल्ड पावर कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट था वाट, ठीक है। क्या था, वाट। ये भी याद रखना है, ये भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे वर्क का क्या होगा, जॉउल, और यहाँ पे टाइम का पर सेकंड, तो ये किसके इक्वल होता है, वाट के। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा पावर। देखो बेटा इसको हम फील भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी 10 जूल काम करता है 1 सेकंड में, ठीक है। तो पावर ज्यादा ना, जल्दी जल्दी काम कर लिया। अब एक बंदा सेम 10 जूल काम करता है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो किसकी पावर ज्यादा आएगी, इसकी पावर ज्यादा आएगी, पावर W ओवर T। तो यहाँ पे देखें 10 ओवर 1 कितना आ जाएगा, पावर 10 वाट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे W वाट पूरा लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितनी आएगी नीचे वाले केस में, 10 जूल डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, 10 से 10 मर गया, 1 वाट आएगी यहाँ पे। तो देखो ये पावर वाट वगैरह हमारी जो मोटर्स होती हैं घर में, पंखे वगैरह, उनकी मोटर्स के ऊपर लिखा होता है वाट वगैरह, ठीक है। बल्ब भी होते हैं, ठीक है, एनर्जी सेवर वगैरह। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो कितना एंगल ऑफ फोर्स के दरमियान
जो दिखा एरिया हम पुल कर रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके दरमियान कि हमारा वर्क डन जीरो हो जाए। हाँ जी, सोचें तो देखें बेटा, वर्क डन का फार्मूला होता है हमारे पास, हम पढ़ के हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ठीक है, अब देखें अगर आप अपना कैलकुलेटर पकड़े या सर ने आपको बताया हुआ है, आप देखें तो आपका कोस 90 वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, कोस 90 की जब वैल्यू आप निकालेंगे कैलकुलेटर से जवाब आएगा जीरो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो फोर्स जितनी मर्जी लगाएंगे आप, बेशक 1000 न्यूटन लगाएं, ठीक है, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना मर्जी हो, ठीक है, मतलब 5 मीटर लगा लें। लेकिन यहाँ पे जब मल्टीप्लाई जीरो से हो जाएगा तो जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो, 0 5 सर 5, हाँ 0, 100 जीरो सर 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा बेटा 0 जूल। तो ये किसकी कहानी है, ये कहानी है हमारी बोले बोले एंगल 90 की। तो 90 एंगल हो जब देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ हो रहा है, फोर्स इस तरफ हो रही है, मतलब ये क्या सिनेरियो होगा, अगर ये कोई बॉक्स है हमारे पास, देखो इसके ऊपर मान लें कि बॉक्स इस तरफ जा रहा है, बॉक्स जा रहा है इस तरफ राइट तरफ या एक्स एक्सिस में, लेकिन हम फोर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, लेकिन हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं एफ ऊपर की तरफ, इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल है जो आपस में एट राइट एंगल है, 90 का एंगल है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, बोलो बोलो जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा। चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस है, विच वन ऑफ द सब्सटेंस इज लाइटेस्ट, सबसे हल्का सब्सटेंस कौन सा है। देखें इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक मार्कर के बराबर इतने साइज का, ठीक है, एक बॉक्स इतना सा रुई का हो, वो हल्का होगा लाइटेस्ट होगा, या इतना ही पत्थर का हो, सर डेफिनेटली बात है किसका होगा, रुई का। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहां पे भी हमने चेक करनी है, जिस एलिमेंट की, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे कम होगी वो हमारा क्या होगा, लाइटेस्ट होगा। अब फैसला करना है आपको, मैं आपके सामने इनकी जो डेंसिटी है वो बताने लगा हूं। देखिए बेटा, जो मरकरी होती है इसकी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। आगे इसकी होती है 2700 kg पर मीटर क्यूब। आगे आ गया हमारा कॉपर, कॉपर की होती है 8,900 kg पर मीटर क्यूब। आगे आ गया हमारा लेड, लेड की होती है बेटा 11,200 kg पर मीटर क्यूब। अब देख लें आप इसमें से सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सर अजीब बात है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम जो होगा हमारा यहाँ पे सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होगा, ओ सॉरी सब्सटेंस होगा, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। मतलब इतना ही बॉक्स हम एल्यूमिनियम का लें बराबर, इतना ही हम मरकरी का लें, इतना ही हम कॉपर का लें, इतना ही हम लेड का लें। मतलब कि एक मार्कर हमने बना लिया, लेड का बना लिया, ठीक है, फिर कॉपर का बना लिया, फिर मरकरी का बना लिया ये वाला, फिर एल्यूमिनियम का। सबसे हल्का कौन सा होगा, लाइटेस्ट एल्यूमिनियम का, क्योंकि उसकी डेंसिटी सबसे कम। अच्छा अब मुझे बताएं, यहीं पे अगर वो पूछ ले सबसे हैवीएस्ट, सबसे भारी हैवी, तो सर 13,600 मरकरी होगा। ओके दैट्स इट, सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट, विच मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इसी के ऊपर, इसी क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये क्या है, एक रॉड है हमारे पास, इसकी लेंथ कितनी है L, कोई 5 मीटर का, 5 सेंटीमीटर का या 20 सेंटीमीटर का हमने रॉड ले लिया, कुछ भी लेंथ है L। अच्छा जब बेटा हम इसको यहां से हीट करते हैं, आग जला के उसके ऊपर, ये आग के शोले हैं, इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, मतलब कुछ एनर्जी क्यों देते हैं, कि मतलब हीट देना। तो देखें हर चीज हीट करने पे, पढ़ के आए हैं चैप्टर में थर्मल में, एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होती है मतलब लंबी हो जाती है, खींच जाती है। जैसे आपने देखा होगा पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है, ऊपर की तरफ जैसे पानी उबलता है इस तरह। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ इतनी थी, ये यहाँ पे देखो इतनी थी, ये इतनी बढ़ गई, ये लेंथ उसकी एक्सपैंड हुई है, इसको कहते हैं डेल एल। अच्छा ये जो लेंथ में चेंज है बड़ी है, ये जो लेंथ होती है हमारी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक तो टेम्परेचर के, कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, चेंज इन टेम्परेचर के। मतलब कि पहले वो था 25 टेम्परेचर पे, अब आप ले गए 100 टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ज्यादा लंबा होगा, या जब आप 100 की बजाय इसको ले जाए कहां पे, 500 पे, तो जाहिर सी बात है 500 पे तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, हो सकता है इतना लंबा हो जाए। और हाँ जी, तो एक तो ये इस पे डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, और दूसरा बेटा ये होता है इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होती है, इसकी ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ थी L, तो ये जो चेंज इन लेंथ है ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सर इसका मतलब क्या, मतलब कि आपने पहले ही छोटू सा लिया 10 सेंटीमीटर का, तो उसके अंदर जो चेंज आएगा वो भी छोटू सा आएगा, मान लें 1 सेंटीमीटर का आएगा, 1 सेंटीमीटर का, लंबा कितना होगा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, लेकिन आपने पहले ही 100 सेंटीमीटर का लिया,
तो अब आप जब इसको गर्म करोगे सेम तो हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। तो मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो एक तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है और एक इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ उसके ऊपर, इसको एल नॉट बोलते हैं, इसको एल नॉट बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन बेटा हम हटाएंगे तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो आएगा वो कांस्टेंट होता है। जब प्रोपोर्शनल के साथ है तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट वो होता है यहाँ पे अल्फा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल के साइन के साथ मिलना जाए, जो अल्फा बीटा गामा पढ़ते हैं ये वो वाला अल्फा बीटा गामा, ये वाला अल्फा कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो बेटा यही जो अल्फा होता है हमारा, यहाँ पे देख लो अल्फा इक्वल्स टू, ये इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो ये डेल एल इसके नीचे आएगा यहाँ पे ये, तो ये देखो डेल एल के नीचे लिख रहे हैं हम, वो आ जाएगा हमारा एल नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये होता है हमारा क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल, इसको कहते हैं, इसका नाम है ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। देखें देखें, अब इसका मतलब क्या है सर, मतलब क्या समझे, मतलब ये समझे कि ये तो कांस्टेंट है, मतलब ये पहले आपने 10 लिया था 10 ही रहेगा, जब गर्म शुरू करना शुरू करेंगे, जो आपने ओरिजिनल लेंथ ली रोड की वो 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहेगी एल। तो एल को अगर हम साइड पे कर दें तो यहाँ पे ये जो चेंज इन लेंथ है ये किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा लेंथ चेंज हो रही है, ज्यादा लेंथ चेंज हो रही है तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं लेकिन लेंथ कम चेंज हो रही है, चलिए मैं इसके आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा यहां से साफ कर लूं, ये भी कर दूं, ओके। मतलब कि बेटा आपने यहां पे रखा एक कॉपर रोड, क्या रखा, कॉपर का रोड, और इसकी लेंथ ली आपने एल बराबर मान लें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने इसको क्या किया, गर्म करना शुरू किया, क्या किया, गर्म करना शुरू किया। तो इसकी जो लेंथ आई, जो लेंथ में चेंज आई वो 1 सेंटीमीटर की, कितनी, 1 सेंटीमीटर की। हीट दिया आपने, हीट दिया आपने मान लें 100 जूल, या आपने टेम्परेचर बढ़ाया मान लें 0 डिग्री से 100 डिग्री, मान लें एग्जाम्पल देंगे सिर्फ, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का चेंज आया, ये कौन सा था, ये लेंथ थी हमारी, कौन सी ली थी, स्टील, स्टील। लेकिन वहीं पे आपने सेम लेंथ ली 10 मीटर की, वो ले ली आपने एल्यूमिनियम की, वो ले ली एल्यूमिनियम की, ठीक है, लेंथ सेम 10 की। अब जब आपने इसको भी 100 टेम्परेचर दिया तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर की बजाय 2 सेंटीमीटर लंबा हो गया। अगर ये इतना 1 सेंटीमीटर लंबा हुआ था तो ये इतना और इतना इसका डबल होगा। क्यों, क्योंकि इसका अल्फा कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे ज्यादा बड़ा होने लग जाता है। तो यही अल्फा हमारा बताता है, जिस चीज का अल्फा ज्यादा हो वो ज्यादा लेंथ पकड़ता है सेम टेम्परेचर में, उतना ही टेम्परेचर इसको दिया उतना ही इसको दिया, तो इसका अल्फा ज्यादा है, किसका, फिर एल्यूमिनियम का। तो यही लिखा हुआ है, इसका अल्फा जो होता है एल्यूमिनियम का 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ होता है, ठीक है। यहाँ पे 10⁻⁵, 10⁻⁵, 10⁻⁵ अगर इनको आप छुपा भी लें तो देखिए इसका कितना है 2.4, इसका कितना है 2.4, तो इसका कितना है 1.3 गोल्ड का, और ब्रास का कितना है 1.9, और स्टील का कितना है सबसे कम 1.2। तो सबसे ज्यादा किसका है कोफिशिएंट, एल्यूमिनियम का, वेरी गुड। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, चलिए जी बच्चों, तो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस, वाटर फ्रीज एट विच टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमना, जैसे बर्फ जमती है ना फ्रिज के अंदर, तो वो किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा बेटा, ये भी चीज बतानी है हमें। देखें अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर स्केल बनाएं बेटा, बहुत लंबा चौड़ा काम करें, बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना, आसान करना है, मजाक कर रहे थे, यहाँ पे ये। तो 3 स्केल होता है, दुनिया के हर बच्चे को पता है, अगर आप चैप्टर पढ़ के आए हैं तो 3 तरह के टेम्परेचर स्केल होते हैं। देखो बेटा, पहला होता है सेल्सियस में, अगर यहाँ पे हमारा पैमाना बना हुआ है, ये क्या है, थर्मोमीटर, तो यहाँ पे अगर थर्मोमीटर पे ये 0 पे है टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे होगा 100, तो यहाँ पे पानी क्या करेगा, मेल्ट उबलेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे उसका होगा बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ पे उसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो यहाँ पे होगा ये 32 फ़ारेनहाइट और यहाँ पे होगा 212 फ़ारेनहाइट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे केल्विन में देखें तो यहाँ पे होगा 273.15 केल्विन और यहाँ पे होगा 373.15 केल्विन। अरे नहीं सर, सेल्सियस नहीं। अच्छा अब देखें, तो हर बच्चे को पता है तो 0 जो हमारा 0 सेल्सियस है वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है पानी। अब यहाँ पे भी तो देखो ना, ये भी तो बिल्कुल वही है हमारा थर्मामीटर वही है। यहाँ पे अगर 0 की जगह 32 फ़ारेनहाइट लगा दें तो वहां पे भी हमारा क्या होगा, जो फ़ारेनहाइट में हमारी रीडिंग होती है अगर वो 32 पे हो, अगर आपने चेक कर लेना है तो वहां पे जाके हमारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट है 32 फ़ारेनहाइट एट फ़ारेनहाइट स्केल, जो कि बराबर होता है 0 केल्विन के। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो जाता है, अगर 0 केल्विन को पुट करते, यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट आता तो इसको क्लिक करते, ये तो कर दिया हमने। यहाँ आता 273.15 केल्विन,
इसको भी क्लिक कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल इसको वो हटा लेता, ये दे देता, इसको ठीक करना है, ये हटा देता है, इसको तो बच्चा बच्चा जानता है। क्या बात है सर, ओके। चलिए जी बच्चों, तो हमारा लास्ट एमसीक्यू है जिसके अंदर रूम हीटर्स आर हीटेड यूजिंग गैस वायर। तो जब हमारे जो घरों में जो हीटर्स होते हैं वो किस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफर करते हैं, किस तरह से अपना कमरा वगैरह जो है वो हीटअप करते हैं। तो यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट होता है कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखें, हम समझते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। देखें, जब हमने यहाँ पे मान लें ये कोई हीटर वगैरह लगाया, तो एक तो इससे डायरेक्ट निकल के आती हैं रेडिएशन। ऐसे अगर हमने आगे हैंड वगैरह हाथ वगैरह किया या कोई चीज रखी है तो वो हीट अप होती है। तो पहला प्रोसेस हो गया सीधा रेडिएशन। अब दूसरा तरीका आता है बेटा यहाँ पे कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, देखें मान लें कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये पानी की एक बीकर है, ठीक है, कोई मेटल की या स्टील की, यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स है उसके, पानी के या फ्लूइड के, कोई भी चीज है। ठीक है, अब होता क्या बेटा, जब यहाँ पे हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो ये जो नीचे के पार्टिकल होते हैं ये गर्म हो जाते हैं। तो जब ये पार्टिकल गर्म हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे एक्सपैंड करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। जब इनके पास एनर्जी ज्यादा आ जाती है तो ये दूर दूर हटते हैं, एक्सपैंड होते हैं, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये ऊपरली सतह पे चले जाते हैं यहाँ पे। और इसी तरह जब ये ठंडे पार्टिकल हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, इस जगह पे, दूसरे उसकी जगह। तो यहाँ पे जब हम हीट देते हैं, हमने देखा होगा कि जब हम पानी को उबालते हैं या हीट करते हैं तो उसका ये जो पार्टिकल होता है वो इसी तरह क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो उसकी वजह से उसके पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो क्या करता है, एक्सपैंड करने की कोशिश करता है और उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपरली सतह पे चला जाता है। इसी तरह ये लेयर गर्म होकर जाएगी, ये भी यहाँ पे जाके चली जाएगी ऊपर इसकी जगह, यहाँ पे नई लेयर आ जाएगी। ठीक है, ये गोल गोल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो ऊपर से नीचे आ रही है। अच्छा, अब ये गर्म होगी, ये भी फिर कहां पे चली जाएगी, ऊपर। तो इस तरह से हमारी एक्सपेंशन होती है, पानी इसी तरह हमने देखा होगा उबलता हुआ ऊपर जाता है। तो इस तरह से हमारे कमरे के अंदर, रूम के अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे जैसे ये हवा फ्लूइड के वाटर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो सेम फिनोमिना वहां पे हीटर के सामने यहाँ पे ये होता है। हीटर क्या करता है, जो करीब के यहाँ पे पास वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको हीट अप करता है, वो एक्सपैंड होके दूसरी कोने में चले जाते हैं कमरे के और दूसरे इसकी जगह वापस आ जाते हैं। तो ये था हमारा लास्ट एमसीक्यूज। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट के अंदर।